आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहले हम लोग मुख्य बिंदु को थोड़ा जूम कर दे रहे हैं जिससे आपको साफ साफ दिखे। तो पहले हम लोग मुख्य बिंदु समझते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है अगस्त में कौन बना है, तो भारत। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लें तो ये हो गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान में तालिबानों की बढ़त के बीच भारत ने कंधार स्थित वाणिज्य दूतावास से कर्मचारी वापस बुलाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान में इस समय जो है तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है पूरे काबुल पर, और अब भारत अपनी सतर्कता दिखाते हुए अपने दूतावास से कर्मचारियों को बुला लिया है। इराक में भी 2021 के अंत तक समाप्त होगा अमेरिकी सैन्य मिशन। हैती के राष्ट्रपति की हत्या हैती मूल का अमेरिकी डॉक्टर स्मिथ का मास्टरमाइंड बताया गया। अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां वर्जिन गैलेक्टिक व ब्लू ऑरिजिन के स्पेसक्राफ्ट की उड़ानों से अंतरिक्ष पर्यटन हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। वर्ष 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी ब्रिस्बेन को मिलेगी। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। शेर बहादुर देउबा 5वीं बार नेपाल में प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने एक एक बिंदुओं को समझते हैं यहाँ से कि अगस्त 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हो गया है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रहते हुए भारत को इस 15 सदस्यीय शक्तिशाली संस्था की अध्यक्षता का अवसर अगस्त 2021 में प्राप्त हुआ है तथा एक माह के लिए यह दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने 2 अगस्त 2021 से संभाला है। वहाँ पे कौन है भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन संभाला है? टी.एस. तिरुमूर्ति ने। देखिए, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 1 अगस्त को रविवार था। सुरक्षा परिषद की मौजूदा द्विवार्षिक सदस्यता 2021-2022 के दौरान यह पहला अवसर है जब भारत को दायित्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी कार्यकाल के दौरान ऐसा ही एक अन्य अवसर भारत को दिसंबर 2022 में प्राप्त होगा। परिषद के सभी 15 सदस्यों को एक एक माह के लिए अल्फ़ाबेटिकल क्रम में परिषद की अध्यक्षता का अवसर प्राप्त होता है। भारत से पूर्व जुलाई 2021 में यह दायित्व फ्रांस के पास था, जबकि सितंबर 2021 के लिए आयरलैंड सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। देखिए, इसके पहले किसके पास था ये दायित्व? फ्रांस के पास था, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। भारत को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का यह अवसर ऐसे माह में मिला है जब वह अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये भी बात है, सोने पे सुहागा वाला कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान 3 बड़े क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण व आतंकवाद के रोकथाम के संबंध में उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन भारत करेगा। इन तीनों क्षेत्रों को भारत के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बताया है। और दूसरा और अहम पॉइंट है हमारा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आप जानते हैं कि चीनी जो चाइना का शासन है वहाँ पे कम्युनिज्म है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष 2021 में पूरे हुए हैं। इस पार्टी का स्थापना चेन डूसियू यानी कि इस पार्टी, ये भी मुख्य बिंदु है यहाँ पे समझिए कि इस पार्टी की स्थापना चेन डूसियू व ली डेझाओ, देखिए इन दोनों नाम थोड़ा सा चाइनीज़ नाम है तो टेढ़ा है, तो ली डेझाओ ने जुलाई 1921 को की थी। धीरे धीरे पार्टी की शक्ति में वृद्धि होती गई तथा 1949 में कुओमिंतांग की राष्ट्रवादी सरकार को चीन की मुख्य भूमिका से ताइवान धकेलकर मुख्य भूमि पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को की थी। इसके बाद सत्ता व सेना दोनों पर ही पूर्ण नियंत्रण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बना हुआ है। पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न का माहौल पूरे चीन में जुलाई 2021 में रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की एकमात्र राजनीतिक दल है।
सीसीपी के अतिरिक्त 8 अन्य राजनीतिक दल भी वहाँ हैं, जो सभी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, किंतु इनका प्रभाव नगण्य है। चीनी संविधान के अनुसार यह केवल प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें मानना या न मानना सीसीपी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सहित इन सभी 9 राजनीतिक दलों के नाम निम्नलिखित हैं। देखिए चाइना में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं। पहला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना डेमोक्रेटिक लीग और चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, जियूसन सोसाइटी, रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ द चाइनीज कुओमिंतांग और चाइना पीजेंट्स एंड वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी, चाइना एसोसिएशन फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, चाइना जी गोंग पार्टी और ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट लीग। इनमें सबसे बड़ी पार्टी सीसीपी के करीब 9 करोड़ 20 लाख सक्रिय सदस्य हैं। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है कि इसकी सदस्यता जो है काफ़ी ज़्यादा है, इतने सदस्य हैं उसमें। ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट पार्टी सबसे छोटी है, हालांकि चाइना की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे सदस्य भाग लेने वाले भी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये सबसे बड़ी पार्टी, इतने ज़्यादा संख्या में यदि सदस्य हैं तो। ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट पार्टी सबसे छोटी है, उसके केवल 3000 सदस्य हैं। अफगानिस्तान में तालिबानों की बढ़त के बीच भारत ने कंधार स्थित वाणिज्य दूतावास से कर्मचारी बुला लिए हैं। देखिए ये भी बड़ी ही अच्छी बात है। भारत इसमें जो है कि काफ़ी संवेदनशील है और इसके लिए तत्परता दिखाते हुए वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उसने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जबकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का पूरा शासन लगभग हो चुका है और काबुल पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है और अभी वो जल्द ही और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि जो छोटी मोटी जगह जहां उनका कब्जा नहीं है वहां तक भी वो पहुंच रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ साथ तालिबानों का वर्चस्व वहां बढ़ रहा है तथा देश के अधिकांश भाग पर तालिबानों ने अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबानों के दायरे में वृद्धि से वहां गृहयुद्ध व अशांति की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका प्रबल हो रही है। कंधार की ओर तालिबानी बढ़ाव को देखते हुए भारत ने कंधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों, कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों को जुलाई 2021 में वापस बुला लिया है। 10 जुलाई को देर रात भारतीय वायुसेना के विमानों से इन्हें भारत ले आया गया। कुछ भारतीय कर्मचारी वहां अभी रह गए थे तथा उन्हें भी वापस बुलाने की बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही है। प्रवक्ता के अनुसार वाणिज्य दूतावास को वहां बंद नहीं किया गया है तथा स्थानीय कर्मचारियों की सहायता से ही आवश्यक कार्य निपटाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार वीजा एवं वाणिज्य दूतावास से जुड़ी सेवाओं के लिए काबुल स्थित भारतीय दूतावास में व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा करने के लिए तालिबान ने भारत विरोधी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा व जैश ए मोहम्मद से हाथ मिला लिए हैं तथा इनके साथ मिलकर तालिबानों के समूह अफगानी सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। जुलाई 2021 के मध्य तक ही 85% अफगानिस्तान पर कब्जे का दावा तालिबान ने किया था। दूसरा महत्वपूर्ण हमारा मुख्य बिंदु है, इराक में भी 2021 के अंत तक समाप्त होगा अमेरिकी सैन्य मिशन। अफगानिस्तान से अमेरिका व सहयोगी देशों की सेनाओं की पूर्ण वापसी के साथ ही अब इराक में भी अमेरिकी सैन्य मिशन समाप्त करने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुलाई 2021 में की है। इराक में सैन्य मिशन की समाप्ति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी के बीच सहमति 26 जुलाई 2021 को व्हाइट हाउस में हुई है। इराक में 18 वर्ष से जारी सैन्य मिशन को 2021 के अंत तक समाप्त करने की बात यद्यपि कही गई है, तथापि इराकी सेना को प्रशिक्षण देने व उसे सलाह मशविरा देने के लिए इराक में मौजूद लगभग 2500 सैनिकों में से अधिकांश सभी वहां बने रहेंगे। इराक में अमेरिकी, देखिए यहाँ पे लिखा व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी। इराक में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत मार्च 2003 में उस समय हुई थी जब तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सरकार द्वारा विनाशकारी हथियार विकसित किए जाने के समाचार प्रबल थे। सद्दाम हुसैन के तानाशाही शासन के दौरान लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत सुरक्षा बलों के हाथों हुई थी। ईरान 2.5 लाख लोगों की मौत, ये एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या है। दुनिया में इतना ज़्यादा मात्रा में यदि कहीं हत्या हो, मौत हो, तो ये बड़ा ही मानवता पर सोचनीय बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। इराक के हमले में भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। सद्दाम हुसैन के तानाशाही शासन को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इराक पर
हमला 2003 में किया था। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर नई अंतरिम सरकार ने मुकदमा उनके विरुद्ध चलाया था, जिसमें फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई थी। तदनुरूप सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई थी। इस मिशन के बाद भी अमेरिका की युद्धक सेना इराक में 2021 तक बनी रही थी, किंतु आईएस आतंकवादियों का दबाव बढ़ने पर 3 वर्ष बाद ही अमेरिकी सेना की वापसी इराक में हो गई थी। आईएस आतंकियों के 2017 तक पूर्ण दमन के बाद भी स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए अमेरिकी सैनिक वहां बने रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कादमी के बीच हुई सहमति के तहत दिसंबर 2021 में लड़ाकू सेना की वापसी के बाद भी इराकी सेना को प्रशिक्षण देने व उसकी सलाहकार की भूमिका में कुछ अमेरिकी सैनिक वहां बने रहेंगे। हैती के राष्ट्रपति की हत्या हुई है और हैती मूल का अमेरिकी डॉक्टर संयंत्र का मास्टरमाइंड बताया गया है। हैती एक देश है और वहाँ के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। अभी ये जल्द की ही खबर है, शायद आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। तो कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस ने 7 जुलाई 2021 को तड़के उनके आवास पर ही कुछ अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। यह जानकारी देते हुए अंतरिम प्रधानमंत्री क्लॉड जोसेफ ने बताया कि इस प्राणघातक हमले में राष्ट्रपति की पत्नी को भी गोली लगी, किंतु उनकी जान बच गई। इस मामले में 26 कोलंबियाई व 2 अमेरिकी नागरिकों के शामिल होने का संदेह पुलिस ने व्यक्त किया है तथा 4 संदिग्धों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया है। अमेरिका में हैती के राजदूत ने बताया कि हमलावर बंदूकधारी नकाब में थे तथा अमेरिका के ड्रग प्रवर्तन अधिकारी बनकर आवास में दाखिल हुए थे। जांच पड़ताल के बाद हैती मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर इमैनुअल सेनोन को इस संयंत्र का मास्टरमाइंड हैती पुलिस ने माना है। 63 वर्षीय इमैनुअल को गिरफ्तार किया गया है तथा आगे की जांच जारी है। अंतरिम प्रधानमंत्री जोसेफ ने इस घृणित अमानवीय व नृशंस हरकत की निंदा करते हुए कहा कि हैती की नेशनल पुलिस व सैन्य अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण बनाया हुआ है और राष्ट्रपति की हत्या की विश्व स्तरीय जांच की अपील करते हुए कहा कि इस वर्ष के अंत के लिए निर्धारित चुनाव समय पर ही होंगे। देश में 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा उन्होंने कर दी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी महाद्वीप के इस सबसे निर्धन देश में 60% जनसंख्या की दैनिक आय $2 से भी कम है। अब सोचिए, $2 से कम दैनिक आय है तो वहाँ पे कितनी गरीबी होगी। ईंधन व भोजन की कमी से जूझ रहे इस देश में तानाशाही का इतिहास रहा है तथा राजनीतिक उथल-पुथल, गुटी हिंसा व आर्थिक संकट लोकतांत्रिक शासन कायम करने में बाधक रहे हैं। राष्ट्रपति मोइसी के अधिकारवादी शासन से देश में अस्थिरता एवं असंतोष में निरंतर वृद्धि हो रही थी। राष्ट्रपति मोइसी की हत्या की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कड़ी आलोचना की है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के प्रमुख नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां वर्जिन गैलेक्टिक व ब्लू ऑरिजिन के स्पेसक्राफ्ट की उड़ानों से अंतरिक्ष पर्यटन हेतु मार्ग प्रशस्त पर्यटकों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा अब निकट भविष्य में संभव हो सकेगी। जुलाई 2021 में 2 अंतरिक्ष कंपनियों के स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष की सीमा तक की यात्राएं आम नागरिकों के साथ संपन्न की। इन कंपनियों में रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक व जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन शामिल है। दोनों ही कंपनियों के मालिक स्वयं अपने सहयात्रियों के साथ इन उड़ानों में शामिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इन कंपनियों के जो मालिक हैं वो जो है भारतीय मूल के नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और भारत के टूरिस्ट्स के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो आगे जा कर के इसका फ़ायदा उठाएंगे। वर्जिन गैलेक्टिक के यूनिटी की उड़ान अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में जुलाई 2021 में पहली पहल। वर्जिन गैलेक्टिक की अंतरिक्ष उड़ान के यात्री रिचर्ड ब्रैंसन व अन्य, देखिए एक फ़ोटो है और दिया गया है वहाँ का। 11 जुलाई को उस समय हुई जब वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी स्पेसशिप में सवार होकर 5 अन्य सहयात्रियों के साथ 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष के किनारे एज ऑफ स्पेस तक की उड़ान 11 जुलाई को भरी। भारतीय मूल की आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी शीर्षा बांदला, देखिए ये नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, अभी यूपी SSC के एग्ज़ाम में आया था। अंतरिक्ष की उड़ान पर गए 59 यात्रियों में शामिल थी। इससे 34 वर्षीय एरोनॉटिकल इंजीनियर शीर्षा बांदला कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स के पश्चात भारतीय मूल की तीसरी व भारत में जन्मी दूसरी अंतरिक्ष यात्री हो गई। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम हाईलाइट करना चाहेंगे।
कि वर्जिन गैलेक्टी के इस मिशन में चालक दल के 2 सदस्य स्वयं रिचर्ड ब्रेंसन व उनकी कंपनी के 3 कर्मियों सहित कुल 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने कंपनी के यूनिटी स्पेसक्राफ्ट के जरिए अमेरिका में मैक्सिको के स्पेस पोर्ट से उड़ान भरी और रात्रि 8:30 बजे तथा पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने पर, भारतीय समय के अनुसार यहाँ पर रात्रि के 8:30 बजे उड़ान भरी थी। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने पर यूनिटी के रॉकेट इंजन ने यान से अलग होकर मैक 3 लगभग 3704.04 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ ली और पृथ्वी से 90 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पहुंचा, जहां अंतरिक्ष की सीमा मानी जाती है तथा जहां से आगे भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंतरिक्ष की सीमा पर 4 से 5 मिनट तक भारहीनता का अनुभव सभी 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया। इसके बाद यूनिटी की वापसी यात्रा शुरू हुई तथा कुल मिलाकर 1 घंटे की यात्रा के बाद यह स्पेसपोर्ट के रनवे पर सकुशल उतर गया। वर्जिन गैलेक्टिक की अंतरिक्ष के लिए यह परीक्षण उड़ान थी। वर्ष 2022 में अंतरिक्ष के लिए वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने की वर्जिन की योजना है। ब्लू ऑरिजिन के स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष की सीमा तक मानव युक्त उड़ान, देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्जिन गैलेक्टी के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन की 11 जुलाई की अंतरिक्ष उड़ान के 9 दिन के बाद अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, देखिए यहाँ पे फोटो दिया गया है, जेफ बेजोस ने 3 अन्य सहयात्रियों के साथ अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की सीमा एज ऑफ द स्पेस तक की उड़ान 20 जुलाई 2021 को की। न्यू शेपर्ड इससे पूर्व 15 बार उड़ान कर चुका था, किंतु वह सभी मानव रहित उड़ानें थी। 20 जुलाई को उड़ान पर बेजोस के साथ गए 3 अन्य सहयात्रियों में उनके भाई मार्क बेजोस, 82 वर्षीय वैली फंक व 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन शामिल थे। इस उड़ान के बाद ओलिवर डेमेन सबसे कम उम्र के व वैली फंक सर्वाधिक उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री हो गई हैं। बेजोस के ग्रुप ने इस अंतरिक्ष की सीमा तक की यह यात्रा 11 मिनट में पूरी की। इस यात्रा के लिए ब्लू ऑरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने वेस्ट टेक्सास के वैन हान से सायं 6:42 भारतीय समय अनुसार पर उड़ान भरी। 4 मिनट बाद ही 76 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6:46 पे भारतीय समय अनुसार इसका कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया था तथा 6:50 पर इस कैप्सूल ने समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर कारमान लाइन को पार किया, जहां भारहीनता का अनुभव इन यात्रियों ने किया। देखिए ये कारमान लाइन जो है यह अंतिम लाइन है, कह सकते हैं कि धरती की ग्रेविटी की अंतिम लाइन है। इसके बाद जो है कि स्पेस शुरू हो जाता है। वर्जिन गैलेक्टिक का कैप्सूल जहां 86 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचा था, ब्लू ऑरिजिन के कैप्सूल ने 106 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की। वहां से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश से पूर्व वापस लौटते हुए 6:53 पैराशूट की मदद से कैप्सूल रेगिस्तान में उतरा। दूसरी ओर रॉकेट भी धरती पर लौट आया। ब्लू ऑरिजिन कंपनी के इस रॉकेट व कैप्सूल को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना पायलट वाली इस सब ऑर्बिटल उड़ान के लिए क्रू के 4 सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। ब्लू ऑरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट बनाने वाले इंजीनियरों की टीम में महाराष्ट्र के कल्याण की 30 वर्षीय संजल गवांदे भी शामिल थीं। रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक व जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन कंपनियों की इन सब ऑर्बिटल उड़ानों ने आने वाले समय में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। शीघ्र ही एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी की भी रेजिलेंस कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष यात्रा कराने की योजना है। उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक विमान प्रायः 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ानें भरी जाती हैं, जबकि ओजोन परत की ऊंचाई 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। इसके बाद अंतरिक्ष की सीमा 80 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होती है, जहां से भारहीनता का अनुभव होने लगता है। अंतरिक्ष की सीमा प्रारंभ होने के संबंध में फेडरेशन एरोनॉटिकल इंटरनेशनल FAI का मानना है कि कारमान लाइन से अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। कारमान लाइन समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, जिसके ऊपर जाने वाले को ही अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। पहले से आपको इस मामले में विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियां यद्यपि एकमत नहीं हैं। अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS 408 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में स्थापित है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों को प्रायः 800 किलोमीटर की ऊंचाई से परे स्थापित किया जाता है। लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट माना जाता है। अब हमारी अगली मुख्य बिंदु है
वर्ष 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन को मिली। अभी तक देखिए टोक्यो में ओलंपिक हो रहा था। अब जो है इसके बाद जब दोबारा नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक होगा तो वो होगा ब्रिस्बेन में। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। वर्ष 2020 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हाल ही में 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान में संपन्न हुए हैं। इसके बाद 33वें खेलों का आयोजन पेरिस में 26 जुलाई 11 अगस्त 2024 को होना है, जबकि 2028 के 34वें खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स अमेरिका को पहले ही सौंपी जा चुकी है। इनके बाद वर्ष 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन को यह मेजबानी सौंपने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की टोक्यो में संपन्न बैठक में हुआ। नई अपनाई गई चयन प्रक्रिया के तहत ब्रिस्बेन ही इस मेजबानी के लिए एकमात्र दावेदार शहर रह गया था। यह तीसरा अवसर होगा जब ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को मिली है। इससे पूर्व 1956 में मेलबर्न में वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है और 1906 में ग्रीस में इंटरकैलेटेड खेल हुए थे, जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने ओलंपिक खेलों के समान ही माना था। फ्रांस में 2 बार 1900 व 1924 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है तथा तीसरी बार 2024 में यह खेल फ्रांस में खेले जाएंगे। अमेरिका में सर्वाधिक 4 बार 1904, 1932, 1984 और 1996 इन खेलों का आयोजन हो चुका है तथा 5वीं बार 2028 के खेल वहां लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। देखिए हमारा एक और मुख्य बिंदु है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। यह पुरस्कार अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण करने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2021 को की। शेर बहादुर देवबा 5वीं बार नेपाल में प्रधानमंत्री बने। नेपाल में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अंतरिम सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के 12 जुलाई 2021 के एक निर्देश के तहत त्यागपत्र देना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश के तहत ही नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री वहां 13 जुलाई से बनाया गया है। उन्होंने रिकॉर्ड 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई 2021 के फैसले में राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी का 22 जुलाई 2021 का संसद भंग करने का आदेश रद्द कर दिया था। संसद भंग रखते हुए 12 से 19 नवंबर 2021 को मध्यावधि चुनाव कराने के निर्देश राष्ट्रपति श्रीमती भंडारी ने 22 मई को दिए थे। इससे अल्पमत के बावजूद नए चुनाव तक श्री ओली को अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहने का अवसर प्राप्त हो गया था। राष्ट्रपति के 22 मई 2021 के निर्देश के विरुद्ध अनेक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थीं। इन पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिनिधि सभा संसद को बहाल करते हुए 2 दिन में श्री देवबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश 12 जुलाई को जारी किया था। शीर्ष अदालत में उपर्युक्त आदेश के चलते राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री पद की शपथ 13 जुलाई को अपने आधिकारिक आवास शीतल निवास पर दिलाई। उनके साथ 4 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 2 नेपाली कांग्रेस के व 2 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के हैं। उनके मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त 2021 में संभावित है। श्री देवबा को 30 दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत साबित करने को शीर्ष अदालत ने कहा था। उन्होंने 18 जुलाई को ही प्रतिनिधि सभा में बहुमत साबित कर दिया है। 18 जुलाई को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में हुए चुनाव में 249 सांसदों ने मतदान किया, जिनमें से 165 ने श्री देवबा के पक्ष में व 83 ने विपक्ष में मत दिया। इस प्रकार ओली गुट के 8 सांसदों के वोट श्री देवबा के पक्ष में गए और नेपाली कांग्रेस के श्री देवबा 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पूर्व 1995 से 1997, 2001 से 2002, 2004 से 2005 और 2017 से 2018 के दौरान पर नेपाल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यह थे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ मुख्य बिंदु जिनको हमने विस्तार में समझा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।